साथियों, तो हम आ गए हैं ओरछा के राजमहल में। और जैसा कि ये बिल्कुल चतुर्भुज मंदिर के बिल्कुल सामने है और ओरछा के राजमहल में जो कुछ यहाँ पर बनाई गई हैं विशेषताएं हैं, जो कुछ खास बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। राजा महल है, जहांगीर महल है, शीश महल है, रायपुरवीणी महल है और हमाम खाना है। तो एक एक करके हम अंदर में जाएंगे और देखेंगे विस्तार पूर्वक कि वो कैसे महल इस तरीके के बनाए गए हैं। एक छोटी सी मैं कहानी आपको बता दूं। बेसिकली ओरछा साम्राज्य का जो निर्माण था वो राजा रुद्र प्रताप देव जुदेव के द्वारा किया गया था। और कहा जाता है कि ओरछा के राजाओं ने सिकंदर लोदी से भी युद्ध किया। बाद में जब मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया गया तो बाद में मुगल साम्राज्य की अधीनता ओरछा के राजा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और टकसाल भी वहां के राजा के अनुमति के ही द्वारा यहाँ का चला करता था। खास करके मुगल सिक्के यहाँ पर चलाए जाते थे। तो जो जो विशेष करके जो क्षेत्र है यहाँ पे मैं आपको तोपखाना पहले दिखा दूंगा। तोपखाना में अंदर यहाँ पर विशेष करके तोपें रखी जाती थी और इन्हीं तोपों से अचानक कोई अटैक होता था तो उस अटैक में भी रक्षा प्राचीर के तौर पे ये सारे प्राचीर बने हुए हैं। तो उन प्राचीरों से तोप से दुश्मनों के ऊपर अटैक किया जाता था। और आपको पता होगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो झांसी का किला था उसे अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया था तो तुरंत ओरछा से और झांसी के राजाओं ने, स्थानीय राजाओं ने झांसी पर अटैक किया था। ओरछा और दतिया, माफ करिएगा, ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी के राज्य पर यहीं से अटैक किया था। प्रोटेक्टेड लीगल नोटिस ऑफ स्टेट मॉन्यूमेंट्स, मतलब यहाँ पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा जो अमूमन एक नोटिस दिया जाता है वही नोटिस यहाँ भी लिखा गया है कि ये प्रोटेक्टेड है और इस एरिया में किसी प्रकार को छेड़छाड़ या नुकसान करने पर आपको दंडित किया जाएगा। मैं राजा तो नहीं हूँ लेकिन ओरछा राज्य के राजा जहाँ पर बैठा करते थे और जहाँ से जन सुनवाई किया करते थे वो ये जगह है। यहाँ पे अंदर में राजा यहाँ पे बैठा करते थे और जन समस्याओं को सुनते थे। यहाँ पर बेसिकली राज्य के जो व्यापारी होते थे, पंडित होते थे और आम जनसभा थे वो यहाँ पर क्रम से बैठते थे। आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर की ओर जो चित्र हैं वो बिल्कुल एंटीक पेंटिंग्स हैं। उस समय के जो काफी सुंदर पेंटिंग्स ऊपर बनाए गए हैं। और ये जो मेहराब आपको दिखाई पड़ेगा, जो विभिन्न दरवाजे में जब एंट्री होती है तो उसको मेहराब कहते हैं। ये आर्क है और ये भी कह सकते हैं इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है। और बेसिकली इन सब जगह पे उनके राजा के परिवारगण, मंत्रीगण के लोग मंत्रणा के लिए बैठते थे और राजा यहाँ पर प्रमुख फैसले लिया करते थे। जैसा कि हम जयपुर के जब महल में गए थे, आमेर के महल में, तो आमेर के महल में भी इसी प्रकार के 12 खंभे बने हुए थे और वहां पर राजा कायस्थों के साथ में, अपने सेनानियों के साथ में मंत्रणा करते थे और जन सुनवाई करते थे। जैसा कि लाल किला वगैरह में दीवाने आम, दीवाने खास जैसे स्थल बने हुए हैं। सिक्सटीन सेंचुरी में भी इतना अच्छा वेंटिलेशन का सिस्टम होगा और लाइट की इतनी अच्छी समुचित व्यवस्था की गई होगी राजा के कमरे में, आप ओरछा के महल में देख सकते हैं। यहाँ पर लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है क्योंकि आप जान रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तो थी नहीं, बल्ब वगैरह जलता नहीं था और यहाँ से काफी अच्छा वेंटिलेशन किया गया जिससे हवा आती थी। कई बार तो अंदर में अंडरग्राउंड में पानी की हौजें भी रखी जाती थी ताकि गर्मी के दिनों में उन पानी की हवा से ठंडी और शीतल हवा ऊपर की ओर राजा के कमरे में आए।
ओरछा पैलेस का राजा का महल, जहां पे सबसे नीचे राजा का शयन कक्ष था और राजा सुबह सुबह उठते ही जैसे ही सूर्योदय होता था वो ठीक बिल्कुल सामने उनकी निगाह चतुर्भुज मंदिर और चतुर्भुज मंदिर के ठीक सामने राजा राम मंदिर के ऊपर उनकी निगाह पड़ती थी। राजा महाराजा का महल भी किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। यहाँ पर आने पर इतने सारे रास्ते बने हुए हैं कि आप कहाँ जाएंगे पता ही नहीं है। हम आ गए हैं सलीम के प्रमुख दोस्त अर्थात मुगल राजा जहांगीर के सबसे प्रिय मित्र वीरदेव सिंह बुंदेला के महल में। तो वीरदेव सिंह बुंदेला विशेष करके ये जो राजमहल है यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे हम्माम। हालांकि अभी हम्माम का कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा खाली है क्योंकि सूखा हुआ है। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके के पहले के स्विमिंग पूल हुआ करते थे और राजा और रानियों के नहाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। यहाँ पर भी वो नहा सकते थे अपने हाइट के हिसाब से, हालांकि इसमें पानी वगैरह नहीं है। और ये एक स्विमिंग पूल आज से 400-500 साल पहले के समय में बना हुआ था जो यहाँ पे था। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। हमने कहा कि जहांगीर के दोस्त वीरदेव सिंह बुंदेला, तो वीरदेव सिंह बुंदेला ने ये जहांगीर का महल बनवाया था और विशेष करके इसलिए क्योंकि वो मुगल साम्राज्य के जो सलीम थे, जो राजकुमार युवराज थे, उनसे खासी मित्रता रखते थे। कहा जाता है कि अकबर के नवरत्नों में अबुल फजल काफ़ी महान थे, तलवारबाजी आता था, उन्होंने आईने अकबरी लिखी थी और फारसी के विद्वान थे। और अबुल फजल को भेजा गया था कि सलीम ने विद्रोह कर दिया था दक्षिण में और अबुल फजल को उस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। तो जहांगीर के मित्र वीरदेव सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी और जहांगीर के प्रति मित्रता और निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये विशाल राजप्रासाद बनवाया था। तो ये है जहांगीर का महल जो ओरछा को प्रदर्शित करता है और ओरछा के प्रदर्शन को, ओरछा के ताकत को प्रदर्शित करता है। ये राजपूत राजाओं और मुगल राजाओं के दोस्ती की एक अप्रतिम कहानी है जो इस जहांगीर के महल में आपको दिखाई पड़ती है। बुंदेलखंड तो वैसे ही गर्मी वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन तब के राजाओं ने अपने वास्तुशिल्प में इस तरीके के राजमहल बनवाए थे कि यहाँ पर गर्मी का प्रभाव कम पड़े। खास करके ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नदी की शीतलता भी राजमहल को महसूस होती थी। इसके साथ दीवार की ये जो चादरें हैं, ये मोटी चादरें बनाई जाती थी ताकि गर्मी नीचे तक ना जाए। जैसा कि राजा का महल अभी हम नीचे देख चुके हैं, वो ऑलरेडी उसके ऊपर 2 तल्ले बिल्डिंग थे, नीचे 2 तल्ले बिल्डिंग थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ठंडक गर्मी में भी राजा का महल रहा होगा।
ओरछा के राजमहल में हम श्याम दउआ की कोठी में आ चुके हैं। मुझे इसके बारे में कुछ भी विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर चल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है। आप स्वयं बताएं, स्वयं देखें कि यहाँ पे कौन कौन से स्कल्पचर और कौन कौन से वास्तुशास्त्र अपनाए गए हैं। तो हम अभी श्याम दउआ की कोठी में आए, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ र्यून्स दिखाई पड़ा, कुछ खास नहीं है, बहुत ही टूटा हुआ है और पुराने पुराने बिल्डिंग हैं। यदि एक्सकैवेटर या पुरातत्ववेदा आर्कियोलॉजिस्ट यदि खुदाई करें तो उनको कुछ खास यहाँ पे मिलेगा कि पहले के समय में क्या हुआ करता था। यहाँ पे आसपास में आप देखेंगे एक रसालदार की कोठी लिखी हुई है। रसालदार की कोठी क्या थी, यहाँ पढ़ते हैं तो शायद मैं आपको पढ़ करके डिटेल में बता पाऊँ। यहाँ पे हालांकि है तो ये संरक्षित स्मारक, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम दउआ की कोठी के उत्तर में रसालदार की कोठी स्थित है। रसालदार अश्वशाला मुख की इस कोठी का दक्षिणी भाग है। मतलब जो अश्वशाला के प्रधान होते थे वहाँ आपने हाथी खाना देखा, तोप खाना देखा, और जो अश्व प्रधान होते थे उनकी ये कोठी है, उनका ये घर होता था जहाँ पे ये घोड़ों को सजा करके सैन्य नेतृत्व के लिए तैयार करके रखते थे।